सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान पुलिस में रीजनिंग का जो टॉपिक है उसमें किस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं या सभी क्वेश्चनों को राइट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक प्लानिंग के साथ उस क्वेश्चन को हल करें ताकि सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़ रहे हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पुलिस में कौन कौन से सिलेबस है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 120 क्वेश्चन मिले थे। इस बार का जो पुलिस का एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उनका अंक है वो 75 ही रहेंगे। उसमें यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/4 अंक काटा जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भाग ए विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान जो 30 अंकों का होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। दूसरा भाग रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर जो 35 प्रश्न रहेंगे और 17.5 नंबर होगा। उसके बाद जो इस बार नया टॉपिक जुड़ा है महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं बच्चों से संबंधित जो टॉपिक रहेगा उसमें 10 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के होंगे। और जो चौथा टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 क्वेश्चन आएंगे जो 22.5 नंबर के होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अपन रीजनिंग में किस प्रकार से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको डेली रिवाइज करने अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ उससे पहले। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा कौन कौन सा टॉपिक रहेगा जिससे हमें सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले अभी तक आपने यदि टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है आकृतियों को गिनना। कौन कौन सी आकृतियाँ इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसमें सबसे पहले आकृतियाँ महत्वपूर्ण रहेगी त्रिभुजों की संख्या। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या बन सकती है, या उसके बाद बनेगा कि कौन कौन से आयत बन सकते हैं या कौन कौन से उसमें वर्ग बन सकते हैं। तो यदि आपको अभी तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। तो पहला आपको टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग में आकृतियों को गिनना। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने त्रिभुजों की संख्या है, कितने वर्गों की संख्या है या कितने आयत की संख्या है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा कि आकृतियों को गिनना। इसमें त्रिभुज, आयत और वर्ग को गिना जा सकता है। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा श्रृंखला या नंबर सिस्टम या अल्फ़ाबेट। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपको एक नंबर सीरीज़ दे रखी होगी, उसमें आपको अगला पद पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 बात याद रखनी। यदि इसमें संख्या लगातार बढ़ रही है तो यहाँ तो उसमें गुणा होगा या उसमें प्लस हो रहा है। यदि संख्या घट रही है तो उसमें यहाँ तो माइनस होगा या उसमें डिवाइड होगा। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। यदि संख्या में उस सीरीज़ में बढ़ोतरी हो रही है तो उस संख्या में यहाँ तो कुछ प्लस हो रहा है या उसमें गुणा हो रहा है। और यदि उस श्रृंखला में निरंतर कमी हो रही है, उस नंबर में कुछ कमी हो रही है, तब आपको याद रखना है कि यहाँ उसमें कुछ संख्या माइनस हुई है या उसमें किसी का भाग दिया होगा। एक श्रृंखला किस पर आएगी, एक नंबर पे आएगी, दूसरी आएगी अल्फ़ाबेट के अनुसार। अल्फ़ाबेट पे किस हिसाब से आएगी, आपको ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। उनके अपोजिट क्या होते हैं वो उनको याद होने चाहिए। वो किस प्रकार से याद होंगे, तो आपको डेली, अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप डेली उनको 1 से लेकर 26 तक कौन से कितने नंबर पर अंक आते हैं, जैसे कि आर 18 नंबर पर, जैसे कि ई 5 नंबर पर आते हैं। इस तरह से आपको याद होंगे तो अपने आप इसकी जो सीरीज़ आएगी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ आएगी तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा आरेख पर प्रश्न। दोस्तों पिछली बार जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था उस पर आरेख पर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आरेख पर 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर आपको 2 चार्ट दे रखे हैं। एक मान लो आरेख रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, और एक वेन आरेख रहेगा। उसमें क्या रहेगा, मान लो जैसे कि कोई भी चित्र दे रखा होगा, उसमें आपको दे रखा होगा कि इसमें किस काल में, कौन से समय में किस में वृद्धि हुई है, किस में कमी हुई है, या उसमें 1% या दूसरा % आपको तुलना की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने दे रखा है कि
ए की वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है। इसमें दे रखा होगी ए बी सी डी ई और एफ। इसमें दे रखा होगा कि वह कौन सा समय या कौन सा ग्राफ है जिसमें ए से बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि ए से बढ़ोतरी मान लो बी में बढ़ोतरी हुई है, सी में भी बढ़ोतरी हुई है और मान लो डी में भी बढ़ोतरी हुई है और ई में भी बराबर बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ए की तुलना में किस में कमी हुई है या किस में बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार के आरे के क्वेश्चन बने जाएंगे। दूसरे आरे के क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, एक वृत्त की तरह, जैसे कि ये वृत्त होगा उसमें आपको 360 डिग्री मानना है, यहाँ इसमें 100% मानना है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें श्रम में कितना योगदान है, जैसे कि परसेंटेज में पूछा गया तो श्रम जैसे कि इसमें 10% दे रखा तो टोटल परसेंटेज आप कितना मानोगे तो 100% मानना है। यदि उसमें डिग्री में दे रखा तो इसको कितना मानोगे तो 60 डिग्री मानोगे। तो उसमें जिसका जितना पूछा है उसका आप डिवाइड कर सकते हो और उसका परसेंटेज याद सकते हो। तो आपको वेन आरेख या आरेख पर दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इसकी तो एक दूसरे की तुलना की जाएगी, जैसे कि ए और बी में तुलना की जा सकती है, यहाँ इसमें कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है या कितनी परसेंटेज इसमें कटौती हुई है या कमी हुई है। तो इस प्रकार से ये इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, किस पर, आरेख पर प्रश्न बन सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन, दिशा में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। दिशा में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कोई भी आपको एक दे रखा होगा कि राम 10 मीटर पूर्व में जा रहा है, उसके बाद वो बोलेगा कि दाएं मुड़ रहा है, उसके बाद बोलेगा कि बाएं मुड़ रहा है। यहाँ उसमें पूछा जाएगा कि इससे प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में टोटल दूरी कितनी है। तो उस प्रकार से आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। और चारों दिशाओं में कौन कौन सी होती है, तो मान लो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। तो ये आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद चारों दिशाओं में उसके बाद सब दिशा कौन कौन सी होती है, जैसे ये मैंने 2 लाइन खींच ली, जैसे ये कौन सा, ये पूर्व ये उत्तर, इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी तो उत्तर पूर्व होगी। जैसे कि ये दक्षिण और पूर्व, इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व होगी। जैसे ये दिशा कौन सी है तो दक्षिण पश्चिम और ये कौन सी होगी उत्तर पश्चिम। तो इन चारों दिशाओं और जो 4 छोटी दिशा होती है, इन आप 8 दिशाओं के बारे में आपको टोटल ज्ञात होना चाहिए ताकि आप दिशा के भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये मतलब टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसमें से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है और खासकर पुलिस में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यदि आपको पुलिस में जैसे कि इसके रीजनिंग मान लो 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 में से 30 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा आएगा। हमारा अगला टॉपिक आएगा वेन आरेख, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वेन आरेख में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। वेन आरेख में पूछा जाएगा कि एक आपको दे रखा होगी जानवर है, जानवर में दे रखा होगी शेर है और चीता है। जैसे कि आपको इसमें वेन डायग्राम कैसे शो करना है, तो आपको पता है कि जानवर हो गया, जानवर में शेर भी आता है और चीता भी आता है। शेर चीता नहीं हो सकता, चीता शेर नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद में दूसरा वेन डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है कि एक आपको वेन डायग्राम दे रखा कि भारतीय इतने होते हैं, वकील इतने होते हैं और अध्यापक इतने होते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आने वाले समय में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। यदि आपने दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो वेरी बेनिफिट मिलेगा, आपको इसको एंड तक ज़रूर देखें। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि इसमें वकील और भारतीयों का कितना योगदान है। इसमें वकील और भारतीयों का कितना योगदान है, तो इसमें देखो भारतीय कितने 1 है, वकील कितने 7 है और भारतीय और वकील कितने हैं टोटल, तो ये हो गए 2, उसमें 3 भी आ रहा है। तो कितने होंगे 2 3 6 और 7 कितने हो गए 6 7 13 हो गए। टोटल कितने भारतीय और वकील कितने हो गए, तो इसमें हो गए 13 हो गई। इसमें पूछा जा सकता है अध्यापक भी होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए और वकील भी होने चाहिए। जब अध्यापक भी होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए और वकील भी होने चाहिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो इस तीनों का कॉमन कौन है, इसका तीनों का कॉमन है 3, तो 3 यहाँ पर तीनों का कॉमन हो गया। इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला इसमें टॉपिक रहेगा हमारा दर्पण है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब बनता है, एक जल प्रतिबिंब। इसमें दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये ई दे रखा है, ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा ये ई रहेगा, लेकिन इसका क्या होता है जो लेफ्ट होता है वो क्या हो जाता है राइट हो जाता है, लेफ्ट का क्या हो जाएगा राइट हो जाता है। जैसे कि ये क्या दे रखा है, ये लेफ्ट दे रखा, तो इसमें इसका मुंह किस तरफ हो गया राइट की तरफ हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक बिंदु याद रखना है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये किस में हो गया, ये हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद में आपको लगता है कि सर जल प्रतिबिंब का क्या होता है, जल प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि ये दे रखा है टी, ये टी दे रखा है, टी का पूछा जाएगा कि इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाता है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है। हमेशा जल प्रतिबिंब में कोई भी चीज़ दे रखी वो हो जाती है उल्टी, और दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाती है लेफ्ट की राइट हो जाती है और राइट की लेफ्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जल प्रतिबिंब का वह गुण है जो कि जल में
वस्तु वर्ण संख्या या किसी आकृति का ऊपर का भाग क्या हो जाता है, नीचे, और नीचे का भाग क्या हो जाता है, ऊपर दिखता है, जबकि बायां का दायां अपरिवर्तित है। इसमें बायां का दायां अपन को निकालना नहीं। जल प्रतिबिंब मतलब कोई चीज़ दे रखी उसका नीचे का भाग निकालना, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। और दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बाएँ का दायां और दाएँ का बायां हो जाता है। ये किस में हो जाता है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा सकता है, खासकर आपके पटवारी में और उसके बाद में पुलिस में इसके 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। अब देखते हैं आगे का क्या टॉपिक रहेगा हमारा। आगे का रहे कि कथन, तर्क, कथन, पूर्ण धारणाएं और कथन कारण। इसमें दोस्तों आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। इसमें क्या आपको एक कथन दिया होगा, कथन, और उसके बाद में उसको तर्क, इसका तर्क क्या निकल सकता है। जैसा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये कथन देगा, उसमें तर्क क्या हो सकता है, तर्क क्या हो सकता है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी हो सकती है, नई दिल्ली भारत की राजधानी नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको कथन दे रखा होगा और उसका तर्क क्या हो सकता है। उसके बाद दूसरा बनेगा कि कथन और पूर्ण धारणाएँ, कथन और पूर्ण धारणाएँ। जैसे कि पूर्ण धारणा क्या है कि भारत एक संपूर्ण गणराज्य देश है, भारत एक संपूर्ण गणराज्य देश है, यहाँ उसमें स्वतंत्र लोकतंत्र है। तो इसमें पूर्ण धारणा क्या बन सकती है कि भारत एक लोकतंत्र देश नहीं है, यहाँ भारत एक लोकतंत्र देश हो सकता है। तो इसमें ये प्रकार की पूर्ण धारणा हो सकती है। अब उसमें कथन और कारण, कोई कथन दे रखा उसका कारण क्या हो सकता है। कथन जैसे कि क्या है कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का समय चल रहा है, भारत में बेरोजगारी का समय चल रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है, तो इसमें वर्तमान में नई भर्तियाँ नहीं खुल रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि भर्तियाँ आ रही है लेकिन उसमें धांधलियाँ ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार के कथन और कारण क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली बार इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बने से पुलिस में कथन दिया हुआ था, कारण दे रखा था कि इसका कथन और कारण में किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको दे रखा होगा कि कथन कारण पहला 1 भी सही हो सकता है, कारण 2 भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले आपको कथन ध्यान से पढ़ना है और इसका कारण इसमें संबंध करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा। जी दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला हमारा रहेगा कि असंगत को साँटे। ये क्वेश्चन आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछा था। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित आकृति में से कौन सा असंगत है। तो देखो मैंने इसको एग्जाम्पल से आपको समझा रखा कि ये देखो डॉलर है, ये येन है, ये रुपया और ये हेज है, हेज टैग है। आपको पता है कि ये भी एक मुद्रा है, ये भी एक मुद्रा है, ये भी मुद्रा है, लेकिन ये क्या है, सिंबल है। तो इस दोनों में से असंगत कौन हो गया, तो इसमें असंगत क्या हो गया, डी हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि ये असंगत का टॉपिक आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको आराम से इसको पढ़ना है। किस प्रकार से कोई आकृतियाँ दे रखी होगी या कोई नाम दे रखा होगा या कोई अलग अलग वस्तुएं दे रही होगी कि इसमें से कौन सी निम्नलिखित में से अलग है। तो इसमें जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि ये एक डॉलर है, ये भी एक क्या है, किसी देश की मुद्रा है, ये येन, ये भी किसी एक देश की मुद्रा है, ये रुपया, ये भी किसी देश की मुद्रा है, लेकिन जो हेज टैग है ये एक ओनली फॉर साइन है। तो इस चारों में से कौन सा असंगत हो गया, तो डी ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने हैं। अब देख दो आगे हमारा कौन सा टॉपिक आएगा। आगे हमारा टॉपिक है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग भी किससे संबंधित है, तो ये अल्फ़ाबेट से संबंधित है, यानी ए से लेके जेड तक। अब ये इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो जैसा कि ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। अब देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा कि डी ई और एफ, डी ई एफ ये इससे किस प्रकार से संबंधित होगा। आपको पता है कि ए का अपोजिट क्या आ रहा है, जेड, बी का वाई, सी का क्या आ रहा है, एक्स। तो इसी प्रकार से डी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा और एफ का अपोजिट क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले कोई एक सीरीज दे रहे हो क्योंकि अगली सीरीज़ को उस आधार पर आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट क्या होता है वो याद होनी चाहिए, उनके आसपास की संख्या कौन कौन सी होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो उससे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोडिंग और डी कोडिंग आपको 1 से लेकर 2 तक आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ए से लेकर जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वो आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट क्या होते हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक रूल के अनुसार सबसे पहले वो सीरीज़ आपको हल करनी है, उसी सीरीज़ को आपको यूज़ करके अगली सीरीज़ आपको हल करनी है। तो इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा इसमें, अगला हमारा टॉपिक रहता है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। अब देखो इसमें आपको दोस्तों 2 चीज़ याद रखनी है। कोई भी आपको यदि दे रखा है कि वह एक महिला है तो महिला को आप उस कोष्टक में लिखोगे, कोष्टक लिखने के बाद उसके नीचे आप क्या लिखोगे, फीमेल लिखोगे। यदि उसमें आपको दे रखा है कि वह एक मेल है तो उसके नीचे आप
एम लिखोगे। यदि वो पत्नी पत्नी है तो उन दोनों को क्या लिखोगे आप बराबर लिखोगे। यदि वह बेटा है तो उसके नीचे लिखोगे। यदि वह बेटी है तो भी उसके क्या लिखोगे नीचे लिखोगे। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि यदि आदमी दे रखा है तो कोष्टक लिखो, उसके नीचे आपको एम लिखना है, या आप प्लस लिख सकते हो। आपको ये हल करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि उसमें फीमेल दे रखा है तो आप क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, यहाँ उसके नीचे कोष्टक के नीचे क्या लिखोगे एफ लिखोगे। ये दोनों दो चीज़ों की तीसरी चीज़ क्या रखेगी, वो पत्नी पत्नी है तो पति और पत्नी है तो आप दोनों कोष्टक लिखो, दोनों को बराबर डेस में लिखो। उसमें दे रखा कि राम श्याम का बेटा है। राम किसका बेटा है श्याम का, तो ये हो गया। श्याम मान लो क्या है श्याम एक मेल है तो ये हो गया। और राम किसका बेटा है तो राम नीचे लिख दो, ये क्या हो गया मेल हो गया। आपको जेंडर नाम से डिसाइड नहीं करना। उसमें यदि दे रखा कि वो बेटा है तो आप मेल लिखो, बेटी है तो आप क्या लिखोगे फीमेल या एफ लिखोगे, ये हो गया। उसके बाद में भाई बहन है तो आप इसे एक डैश लाइन के साथ दोनों को कनेक्ट करोगे। दो चीज़ याद रखनी, यदि पति पत्नी तो बराबर लिखो, बेटा है तो नीचे, बेटी है तो उसके नीचे, भाई बहन है तो एक ही लाइन में साथ साथ में लिखते जाओगे। और उसमें आपको जो रिलेशन पूछा है वो आप आराम से निकाल सकते हो। ये ब्लड रिलेशन से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है इन दोनों को बराबर डैश लिखो। यदि पति पत्नी है, बेटा है तो नीचे लिखो, भाई बहन है तो एक ही लाइन में सीधे लिखते जाओ और रिलेशन निकालते जाओ। देखो अगला हमारा बिंदु रहेगा बोर्ड मास, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है, देखो बी का अर्थ होता है सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट दे रखा है उसको आपको हल करना है। सबसे पहले बोर्ड मास का अर्थ होता है बी को मतलब होता है ब्रैकेट को हल करना, चाहे छोटा ब्रैकेट हो चाहे मंझला ब्रैकेट हो, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना। उसके बाद में सबसे पहले ओ का अर्थ होता है ऑर्डर ऑफ पावर। किसी को पावर दे रखी है जैसे कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, ब्रैकेट के अंदर जो पावर दे रखी है उसको आप हल करोगे। जैसे ये हल कर दिया, उसके बाद तीसरा हमारा रूल रहता है कि आप कोई भी जैसे कि 2 डिवाइड रहता है 3 से तो आप डिवीज़न को हल करोगे। उसके बाद में हमारा ये रहता है कि मल्टीप्लाई, उसके बाद चौथा रहेगा मल्टीप्लाई, 5 रहेगा एडिशन एंड जोड़ करना, और जो सब्सट्रैक्शन होता है यानी किसी को घटाना वो सबसे क्या रहेगा लास्ट में। बोर्ड मास का एक ही रूल होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, उसके बाद में किसी को पावर दे रखी पावर को हल करो, उसके बाद में डिवाइड करो उसको भाग करो, उसके बाद में किसी को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, उसके बाद किसी को जोड़ना है तो जोड़ो, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन। इसमें क्वेश्चन क्या किसे देते हैं, दे रखा है कि ए कोई चीज़ दे रखी है, ए को अपन क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, सी को माइनस लिखेंगे जैसे कि मल्टीप्लाई, और डी को इसमें लिखा होगा कि भाग लिखेंगे। यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ वो किस प्रकार से पूछेंगे कि प्लस को अपन लिखते हैं माइनस, और माइनस को जैसे कि इन्होंने बोला है कि भाग, तो कोई संक्रिया दे रखी होगी, संक्रिया जैसे कि मान लो 2 + 3 / 4 × 5, तो इसको आपको हल करके फाइनल आंसर लिखाना है। तो आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास रूल एक बार और पढ़ लेते हैं कि बी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेगा, ओ मतलब कोई पावर दे रखी ऑर्डर ऑफ पावर उसको हल करेंगे, और तीसरी बार अपन हल करेंगे डिवीज़न को, चौथी टाइम हल करेंगे मल्टीप्लाई, कोई चीज़ को गुणा करना है। यदि इसी रूल को आप फॉलो करोगे तो आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और सही आंसर तक पहुंच पाओगे। याद क्या रखना है, बोर्ड मास किसको डिसाइड करता है, एक सीक्वेंस को डिसाइड करता है कि किसी ब्रैकेट को हल करो, पावर को हल करो, डिवाइड को हल करो, मल्टीप्लाई को हल करो, एडिशन को हल करो और सब्सट्रैक्शन को हल करो। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके पुलिस में तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एनालॉजी या सहज संबंध। कोई भी चीज़ दे रखी है उसको अपन दो चीज़ में किस प्रकार से संबंध निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, एक एग्जाम्पल से समझ लें कि त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज में जैसे कि आपको पता है कि कितनी भुजा होती है, तो सर हमको होती है 3 भुजा। तो देखिए इसमें दे रखी है षट भुजा मतलब कितनी वो भुजा होगी 6 भुजा होगी। अब इसी को आधार रखते हुए अपने को इसमें से आंसर निकाल, जैसे कि शंकु गोला ये दोनों क्या हो गए अलग हो गए। अब उसके बाद में अगर आयत और अष्टभुज, जैसे कि आयत में आपको पता है कि 4 भुजा होती है और इसमें कितनी वो भुजा होगी 8 भुजा होगी। ये अपन को लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन अगले वाला ऑप्शन भी चेक है। जैसे कि पंचभुजा 5 से 5 होगी, सप्त मतलब 7 होगी, ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं। अब देखो कोण और चतुर्भुज ये दोनों क्या हो गए अलग हो गए। देखो इन दोनों में से अपन को रिलेशन निकालना है, सहज संबंध निकालना है। तो देखो अपन को पता लगेगा कि त्रिभुज में 3 भुजा और षटभुज में मतलब 6 भुजा हो गई। तो इसमें और ऑप्शन नंबर बी में दोनों में रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आयत में 4 भुजा हो गई और अष्टभुज में कितनी भुजा हो गई, आपको लग रहा है अष्टभुज में सर 8 भुजा हो गई। तो दोनों रिलेट हो रहे कि नहीं हो रहे। सादृश्य एनालॉजी मतलब एक दूसरे को संबंध निकालना है। संबंध किस में कैसे निकालना, तो आपको प्रश्न में दे रखा होगी। जैसे कि इस प्रश्न में दे रखा कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तो 3, और इसका रिलेशन किससे, षटभुज में कितना भुजा होगी, तो सर 6 भुजा। तो इसी को आधार मानकर अपने को ऑप्शन में देख रहा है कि इसका
कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आयत में 4 भुजा होती है और अष्टभुज में कितने भुजा हो गई, 8 भुजा हो गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये हमारा किस टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो सादृश्य या सहसंबंध। तो ये दोस्तों आपको एग्जाम से पहले इन टॉपिक को जरूर रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक को आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको लगता है ये मैंने जो इन टॉपिक बताए ये अभी तक आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, ये टॉपिक आप हमें पढ़ाइए। तो मैं आपको डिटेल के साथ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा डाटा सफिशिएंट, यानी आंकड़े पर्याप्त है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें से जो स्टेटमेंट दे रखेंगे वो आपको हल करने की, ये स्टेटमेंट दे रखा है और इसका जो कारण है वो उसमें है या कि नहीं है। यदि आपको जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, यदि बिंदु x से y 30 मीटर उत्तर दिशा में, जैसे कि मान लो ये x है और ये y है, ये दोनों उत्तर दिशा में कितने दूर है, 30 मीटर दूर है। और बिंदु y z से कितना दूर है, बिंदु y है वो z से दक्षिण दिशा में 20 मीटर दूर है। ये दक्षिण दिशा में, ये मान लो दक्षिण दिशा में z कितना है, 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है। तो बिंदु P किस दिशा में होगा, बिंदु x के सापेक्ष। तो देखो इन दोनों को अपन को यूज़ करना है। जैसे कि मान लो कथन 1 कथन 2, यदि अब x के सापेक्ष किसकी दिशा ज्ञात करनी, P की ज्ञात करनी। यदि कथन 1 से यूज़ हो रहा है, बिंदु P बिंदु z से कितना दूर है, तो 20 मीटर दूर है। बिंदु z से P कितना है, बिंदु z से P ये 20 मीटर दूर है। अब ये दिशा नहीं पता है किस दिशा में, तो ये पूर्व दिशा में। ये क्या हो गया, ये हो गया P। अब देखो बिंदु P है, P किस दिशा में होगा, x के सापेक्ष। अब देखो x के सापेक्ष बिंदु P किस दिशा में होगा, इससे अपन को पहले स्टेटमेंट से ही पता लग गया कि किसके सापेक्ष है, कौन सी दिशा में। तो ये मैंने भी कौन सी दिशा बताई, तो ये हो गई उत्तर पूर्व। कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। तो स्टेटमेंट ए से पता लग रहा है। अब दूसरा आ रहा है कि बिंदु Q बिंदु P से 40 मीटर पश्चिम है। देखो जैसे ही स्टेटमेंट पहला पढ़ा तो आंसर निकल गया, तो ठीक है। उसके बाद दूसरे को पढ़ो, जैसे दूसरे पढ़ रहे हो तो पहले स्टेटमेंट को भूल जाना है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या पढ़ा है, बिंदु Q अपन को पता नहीं कि बिंदु Q कहाँ पर है, इसमें कोई दिशा नहीं दर्शा रही। बिंदु Q बिंदु P से 40 मीटर पश्चिम है। बिंदु P से कितना है, 40 मीटर पश्चिम है। तो यहाँ पर बिंदु Q हमें नहीं दर्शाया, तो दूसरा हमारा नहीं निकाल सकते। तो इससे देखो डाटा पर्याप्तता का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा होगा, उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट से अपन को उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। यदि स्टेटमेंट पहले से निकल रहा है तो स्टेटमेंट पहला सही है, यदि दूसरे से निकल रहा है तो दूसरा सही है। यदि पहले और दूसरे से पहले से निकल रहा है दूसरे निकल रहा है तो दोनों को मिक्स करो। यदि दोनों से निकल रहा है तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही होंगे। यदि दोनों से नहीं निकल रहे तो स्टेटमेंट नया सही 1 होगा, नया स्टेटमेंट 2 सही होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट पहले से आंसर निकल रहा है तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त होगा, स्टेटमेंट पहला पर्याप्त होगा। हमें याद रखना है कि आंकड़े हमें दे रखे होंगे, उन्हीं आंकड़ों का यूज़ करके स्टेटमेंट का प्रयोग करके आंसर निकालना है। उससे कोई भी स्टेटमेंट से आंसर निकल जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। यदि स्टेटमेंट पहले से भी नहीं निकल रहा है, स्टेटमेंट दूसरे से भी नहीं निकल रहा है, उसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट दूसरों को दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद आंसर निकलता है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों पर्याप्त है। यदि दोनों से नहीं निकल रहा तो स्टेटमेंट 1 और दोनों पर्याप्त नहीं है। यदि पहले से निकल रहा तो स्टेटमेंट पहला पर्याप्त है। और इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पहला पर्याप्त है। यदि देखो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कि बिंदु x y से 30 मीटर उत्तर दिशा में है। बिंदु x है वो y से 30 मीटर, देखो ये बिंदु x मान लिया और ये मैंने मान लिया y। इस दोनों की दूरी कितनी है, देखो दूरी है 30 मीटर। अब उसके बाद क्या बोला है, बिंदु y है वो बिंदु z से कितना है, तो ये मैंने उत्तर दिशा मानी है। तो देखो z यहाँ पर हो गया कितना है, 20 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, जो बिंदु P किस दिशा में होगा, बिंदु x के साथ, ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया। अब देखो बिंदु P और x दोनों को याद करना। अब देखो बिंदु P है वो बिंदु z से पूर्व में 20 मीटर है, तो ये हो गया पूर्व में 20 मीटर। पूर्व में कहाँ पर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, कौन हो गया, P बिंदु। अब देखो P और अपने को x में संबंध करना है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अपन को पता है कि x की दिशा दे रखी है और P की दे रखी है। अब देखो P है वो x के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ये मैंने भी बताया, ये क्या हो गई, उत्तर पूर्व दिशा में हो गई। और दूसरा स्टेटमेंट P और x में कोई संबंध नहीं दे रखा है, नहीं Q की दिशा दे रखी, तो दूसरा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, तो पहला पर्याप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला आंसर सही हो गया। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ तक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया यही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अब देखो कौन कौन से मैंने टॉपिक बता दिया, अपन जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने बताया आकृतियों को गिनना। आकृति कौन कौन सी, त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या या आयतों की संख्या। उसके बाद हमारा था श्रृंखला। श्रृंखला किसमें, नंबर सिस्टम या अल्फ़ाबेट। नंबर सिस्टम में क्या करना है, यदि घट रही है तो यहाँ तो उसमें माइनस होगा, यहाँ डिवाइड होगा। बढ़ रही है तो यहाँ उसमें प्लस होगा, यहाँ उसमें मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आता है कि हमारा आरेख पर प्रश्न। आरेख पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 2 आरेख दे रहे हैं, उसमें तुलना की जाएगी किस प्रकार से, किस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, किस में कितनी कमी हो रही है, यहाँ किस में कितनी परसेंटेज बढ़ोतरी या कमी हो रही है, यहाँ कितना परसेंटेज उसका योगदान है। ये आरेख पर प्रश्न रहेगा। उसके बाद डायरेक्शन आपको याद रखना है, चारों डायरेक्शन याद होनी चाहिए। ये पूर्व होती है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब इन दोनों के बीच में कोई दिशा होगी तो होगी उत्तर पूर्व, इन दोनों के दक्षिण पूर्व, इनके दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। ये आपको चारों और 4 8 दिशाएं आपको याद रखनी है। ये पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा तरीके से पढ़ना है। अब देखो वेन आरेख में 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। कोई आपको दे रखा होगा कि जानवर में चीता और शेर दे रखा होगा तो इसका वेन डायग्राम बना हो, तो जानवर में चीता भी आता है और शेर आता है, लेकिन चीता शेर नहीं हो सकता, शेर चीता नहीं हो सकता। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरा किस प्रकार से बन सकता है कि एक वेन डायग्राम दे रखा, उसमें पूछा जाएगा कि भारतीय और वकील का कितना योगदान है। यहाँ भारतीय, वकील और अध्यापक का कितना योगदान, तो तीनों का कॉमन क्या, 3। तो इस प्रकार से वेन आरेख के क्वेश्चन बनेंगे। उस प्रकार से देखो अगला क्या बनेगा, दर्पण और जल प्रतिबिंब। दर्पण का मैंने क्या बताया, बायां का दायां, दायां का बायां। उसके बाद जल प्रतिबिंब का उल्टा हो जाता है, बायां का दायां नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब में कोई ई का दायां हो जाता है और जल प्रतिबिंब में क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। 2 चीज़ आपको याद रखनी है प्रतिबिंब में। उसके बाद कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा और कथन कारण, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा असंगत को साटिए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी समझा दिया कि इनमें से असंगत कौन सा है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ए से लेकर जेड तक आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। इनके अपोजिट याद है, जैसे मैं अभी बताया ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जैसे बी का क्या होता है वाई। इस तरह से आपको ए से लेकर जेड तक सारों का अपोजिट याद होने चाहिए। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको 2 याद रखनी, मेल को आपको एफ लिखना है, जैसे कि मेल को क्या एम लिखना है, फीमेल को एफ लिखना है। जैसे कि इन दोनों को पति पत्नी दोनों क्या करना है, बराबर लिखना है। यदि बेटा है तो नीचे लिखना है, जैसे कि भाई बहन है तो एक ही लाइन में इनको लिखना है। ये लिखने का तरीका होता है जिससे आप आंसर तक पहुँच सकते हो। उसके बाद बोर्ड मास का रूल मैंने बता दिया, सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ पावर को, उसके बाद डी मतलब डिवीजन को, भाग देने वाले को, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले करना, उसके बाद जोड़ने वाले को, और उसके बाद में सबसेक्शन, जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ये इसका रूल होता है। सादृश्य मैंने बता दिया कि कोई आपको एक हिंट दे रखी होगी, इसका यूज़ करके आपको ऑप्शन तक आपको पहुँचना है, तो ये आपकी हिंट हो गई। एग्जाम्पल समझे। अब जो आंकड़े आप पिछली बार इसके 3 या 4 क्वेश्चन पुलिस में पूछे गए थे। कैसे पूछे गए थे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह से मोटिवेट वीडियो दे सकूँ। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सके और 100% आप इस टॉपिक में नंबर ला सकते हैं। तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे और आप जितना आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो वो आपको पता रहेगा, तो आप आराम से इसमें 100% नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।